साथियों से अनुरोध होगा कि इस कार्यक्रम का समापन भाषण माननीय इंजीनियर अर्जुन सिंह सर सीसी मेंबर का होने जा रहा है। मैं तमाम भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कुछ क्षण के लिए बर्दाश्त करते हुए सभी आपस में हॉल में आ जाएंगे। इनके अध्यक्ष के भाषण के समाप्ति के बाद हम सभी भोजन करेंगे, इसलिए मेरा सबों से आग्रह होगा थोड़ा बहुत बर्दाश्त करेंगे। धन्यवाद। आज झारखंड राज्य के वामशेष एवं राष्ट्रीय निवासी संघ के 24वें राज्य अधिवेशन में विभिन्न जिलों से आए हुए तमाम सक्रिय कार्यकर्ताओं का, नए साथियों का वामशेष संगठन की ओर से सामाजिक अभिनंदन है। साथियों, आज जिन महापुरुषों की प्रेरणा से आज हम इस हॉल में बैठे हुए हैं, उन सभी महापुरुषों का सामाजिक नमन बंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपने महापुरुषों की एक वाणी को आपके सामने रखते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं। तो बाबा साहब कहे थे 24 सितंबर 1944 को, जाओ और अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हमें शासनकर्ता जवाब बननी है। तो साथियों, आज यह जो विचार मंथन है उसी दिशा की ओर बढ़ता हुआ एक झारखंड का एक 24वां कदम है। तो ये जो कार्यक्रम है आज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर कमांडिंग ओवर द कंट्री, यानी देश पर शासन संभालने के लिए उद्देश्य उन्मुख विचार मंथन, यानी देश पर हमको कमान संभालना है, इसके लिए विचारों का मंथन चल रहा है कि कैसे हमारे लोग रूलर बन करके अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे और समाज में शांति, खुशहाली और समृद्धि लाएंगे, जो हमारे महापुरुषों का सपना था। और इसे लाने के लिए हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम सबों को सामाजिक, सामूहिक और संगठित शक्ति के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। तो साथियों, हमारे समाज को शासक बनाने के लिए जो ऐतिहासिक घटना हुई, उस ऐतिहासिक घटना का हम लोगों के सामने एक जो झंडा देख रहे हैं, उस झंडे में सारा इतिहास सिमटा हुआ है। उस इतिहास को मैं संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखूंगा कि हर वो कलर इस इतिहास के गवाही दे रहा है। सबसे पहला जो है ये पीला कलर हम लोग जो देख रहे हैं, ये संतों का आंदोलन है। ये संतों का आंदोलन हमारी मुक्ति का आंदोलन था, लेकिन इस साजिशकर्ताओं ने ये कहा संतों का आंदोलन हमारा मुक्ति का आंदोलन नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का आंदोलन है, और हमारे लोगों को डाइवर्ट कर दिया। ये दूसरा साथियों, ये गेरुआ, ये ग्रे कलर का जो रंग देख रहे हैं, ये हमारी वतन की मिट्टी का कलर है।
और ये वतन हमारा है, हम मूल निवासियों का है, क्योंकि हम सभी मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, घुमंतु जाति, ये सभी पांचों भाई का डीएनए 21 मई 2001 को ये सामने आया कि सबों का डीएनए एक है और उस डीएनए का नाम है L3MN। L3M और N यानी LMN, यानी याद रखने के लिए कैपिटल लेटर में LMN को याद रखें। इसमें 3 लेटर है, L के साथ 3 जोड़ दें तो हमारा डीएनए L3MN हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बात कि हमारा डीएनए दुनिया के किसी भी देश के लोगों से नहीं मिलता है, बल्कि केवल इसी देश के लोगों से मिलता है। इससे साबित होता है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, यानी हम इस देश के वतन से जुड़े हुए लोग हैं, हम इस देश के मालिक हैं। लेकिन साथियों, आज षड्यंत्र के तहत हमारे साथ ये धोखाबाजी हो रहा है और ये वास्तव में हम मालिक थे। ये जो उजला कलर पर हम देख रहे हैं, ये जो बफैलो का चित्र है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतीक है साथियों। ये सिंधु घाटी सभ्यता हमारी उन्नत सभ्यता थी, जहां की सभ्यता जो है सोने की चिड़िया कहलाती थी, विश्व गुरु कहलाता था, वो भारत था मेरा। और साथियों, जो उजला कलर देख रहे हैं हमारा शांति का प्रतीक है। दोनों साइड जो आप ब्लू कलर का चक्र देख रहे हैं, ये हमारा ये निरंतर गतिमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निरंतर आगे बढ़ने का प्रतीक है। ये 2 चक्र जो है ये सौंदर्य प्रसाधन को ध्यान में रख करके रखा गया है साथियों। और उसके बाद आपका जो केसरिया कलर है, ये बुद्ध की क्रांति से जुड़ा हुआ है। जो बुद्ध की क्रांति का जो सही मतलब है, बुद्ध का वो चित्र बहुत कम देखने को मिलती है, जो हाथ में चारिका लेकर जो बुद्ध जाते हैं चारिका करने के लिए गांव की ओर, तो चारिका करने नहीं बल्कि लोगों को समझाने के लिए जाते हैं साथियों। उसी तरह से वामसेवक के कार्यकर्ता भी अपने समाज को समझाने के लिए उस बुद्ध के शिक्षा पात्र से प्रेरणा लेकर समाज के बीच जाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद ये हरा रंग है, ये हमारी हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। और ये जो नीला कलर देख रहे हैं, खुला आसमान में हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, सजगता का प्रतीक है और ये सतर्कता का प्रतीक है। तो हमें साथियों सजग रहना है, सतर्क रहना है और सावधान रहना है। आप देख रहे हैं एक युवा इस क्रांति के मसाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच महिला भी बैठी हुई, उन्हें भी होगा कि अफसोस हो रहा होगा कि काश कि हमारी महिलाओं को क्यों नहीं, इसमें युवतियों का क्यों नहीं। जिस दिन हमारा ये हॉल 50% भरने लगेगा पूरे देश में, तो उस महिलाओं की भी सहभागिता इसमें आएगा। और जिस दिन हमारा 50% महिलाओं की सहभागिता हो जाएगी, उस दिन हमारा देश आजाद हो जाएगा। क्योंकि महिलाएं आजाद जब होगी तो आजाद संतान को पैदा करेगी। आज महिलाएं ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलाम है, इसलिए वो आजाद संतान को पैदा नहीं करती बल्कि गुलाम संतान को पैदा कर रही है। उसका प्रमाण है कि आज हमारे लोग ब्राह्मणों की गुलामी की जंजीर को तोड़कर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनकी साजिश को समझ नहीं पा रहे हैं। वो हमारे सामने मीठी मीठी बाणी बोलकर हमारे अधिकारों की कहानी को खत्म कर देता है। वो मीठी बाणी समझने से पहले एक छोटी सी कहानी में कहूंगा ताकि वो बात आपको समझ में आ जाए। पुराने समय में जब चोरी होती थी भैंस की, तो भैंस चुराने वाला अगर यदि पश्चिम दिशा की ओर जाता था भैंस को लेकर, तो एक
गले की घंटी को खोलकर पूरा दिशा में जाता। कुछ दूर जाने के बाद वो घंटी बजाता जाता था तो हमारे लोग समझते थे कि भैंस को उधर लेकर के जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पर एक भैंस और घंटे का प्रतीकात्मक संदेश देना है मेरा। भैंस क्या है? हमारे अधिकारों का भैंस है, जो कि दुश्मन हमारे से छीन कर वो दूसरी तरफ घंटी बजाते हुए निकल जाता है। तो अधिकार क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, सत्ता, सब में हमारा अधिकार है। वहां पर हमारी नजर न जाए, इसलिए मीठी मीठी बाणी का वो घंटा बजाता हुआ निकलता है और हमारे लोग उस तरफ दौड़ते हैं। उसका एक मीठी बाणी में से कुछ बाणी आपके बीच रखता हूँ। वो बाणी है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लोग गदगद हो जाते हैं। हम तो सभी इस भारत के, इस दुनिया के एक कुटुंब से, जो परिवार के सदस्य हैं, हमारे साथ तो कुछ नहीं होना चाहिए। होता है क्या? केवल सुनने में मीठी बाणी लगता है। फिर कहता है अतिथि देवो भव। हमारे लोग गदगद हो जाते हैं। तो साथियों, अतिथि बनकर के हमारे घरों में आया और आज हमारे ऊपर राज कर रहा है। राज ही नहीं कर रहा है, मध्य प्रदेश के कोल में कोल जाति के आदमी के ऊपर पेशाब भी कर रहा है। आने वाले समय में साथियों ऐसी दुर्दशा हमारे समाज के साथ होगी अगर हम नहीं चेतना संसार अगर हुए तो। ये स्थितियां नहीं है, इसलिए बहुत सारी वो मीठी वाणी में हम लोग को भूलना नहीं साथियों। उसी तरह से वो कहता है कभी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारे लोग खुश हो जाते हैं। वाह, ये जोड़ नारा है, हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या सबों की सुख के लिए उन्होंने कोई योजना बनाया? फिर कहता है सर्वोदय, सबका उदय हो। अंत्योदय, अंतिम में जो है उसका उदय होना चाहिए। समरसता का पाठ पढ़ाता है। साथियों, ये समरसता और समानता बहुत ही खतरनाक वर्ड है। इस समानता को और समरसता को कभी भी दुश्मन समानता वर्ड का प्रयोग नहीं करता, वो समरसता का वर्ड करता है। समानता और समरसता में क्या है? समरसता है पीतल है, पीला दिखता है, वो सोना नहीं है लेकिन सोने जैसा दिखता है। दूसरा उदाहरण इसको समझने के लिए कि दो आदमी भोजन के पंक्ति में बैठा है, अगर एक ही भोजन खाना खिलाता है उसको, चावल दाल रोटी सब्जी जो भी है, एक को थाली में खिलाता है और एक को पत्ते में रख करके खिलाता है, तो साथियों यहाँ पर समरसता दिखाई देता है। भोजन तो समान दिया ना भाई, भोजन तो समान करो सा, लेकिन वहां पर समानता का व्यवहार नहीं हुआ। तो साथियों, ये जो बारीक डिफरेंस है, इस चीज को थोड़ी थोड़ी हमें समझनी होगी और इस समरसता को हमारे समाज में प्रस्थापित करने के लिए 125वां जब बाबा साहब का जन्मदिन आया तो दुश्मनों ने उसे समरसता दिवस के नाम पर घोषित किया। हमारे लोग खुशी खुशी उछल रहे थे। तो साथियों, ऐसे ही मीठी वाणी वह जो है बोल बोल करके हमारे बीच आता है। उसी तरह से वो पढ़ाता है हमको धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासन नहीं अजमाई। क्या उसका अनुपालन उन्होंने किया? नहीं किया ना, लेकिन हमें सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। सेवा ही परमो धर्म है, सेवा ही परम धर्म है। तो इस तरह से साथियों जो षड्यंत्र करता है, उसी षड्यंत्र की वानगी में हमारा पहला सत्र का जो सब्जेक्ट है ईवीएम को खत्म किया जाए। और ये स्टेटमेंट जो है ये कहता है कि आपका एलॉन मस्क जो इस नेटवर्क की दुनिया का वो बादशाह है, उनका कथन है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैक किया जा सकता है। तो साथियों, उतने बड़े जो नेटवर्क के ज्ञाता है उन्होंने यह बात कही। तो ये बात को ये
साबित हो जाता है वाकई में ईवीएम हैक होता है। लेकिन हमारे जो शिक्षित लोग हैं तो इस बात को मानने से इनकार करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साथियों शिक्षित तो है लेकिन वे जागृत नहीं है। वो बीए, एमए, पीएचडी कर लेंगे, वो एजुकेट हो सकते हैं, लेकिन वो जागृत नहीं कहे जा सकते। जागृत की परिभाषा क्या है? जो अपने दुश्मन को जानता है, दुश्मन की ताकत को जानता है, दुश्मन की कमजोरी को जानता है, अपना दोस्त कौन है, अपने दोस्त की ताकत क्या है, अपने दोस्त की कमजोरी क्या है, जो अपने पूर्वजों के महान इतिहास और विरासत को जानता है, सही मायने में वह जागृत है। क्या हमारे पढ़े लिखे लोग के पास ये है? परिणाम का साथियों वो दुश्मनों के द्वारा पढ़ाए गए इतिहास को अपना इतिहास समझता है और अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारता है। तो साथियों ये ईवीएम पर विश्वास जो खत्म होने लगा तो उन लोगों ने, हमारे समाज संगठन के लोगों ने आंदोलन चलाया। इसलिए हैक होता है तो दुश्मन अलर्ट हो गया कि अगर ये ईवीएम बंद हो गया तो ये काम जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सत्ता पर काबू रहना। इसलिए उन्होंने एक नया जो वीवीपैट को जोड़ा और ये कॉन्सेप्ट के आंदोलन की वजह से है तो 24 अप्रैल 2017 को। लेकिन साथियों वो वीवीपैट जो है पूरे तरह से नहीं जोड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि ये जगह जुटेगा तो फिर ये समस्या पकड़ में आ सकती है। लेकिन फिर वहां पर उन्होंने एक नया चीज डेवलप किया कि वहां पर वीवीपैट को दूसरे तरीके से जोड़ा और फिर वो वोट जो है संचित होकर के ईवीएम में नहीं गया और काउंटिंग केवल ईवीएम को ही गया। जब हम कहते हैं ईवीएम पर हमने डाउट किया, शंका किया, तुमने वीवीपैट को लगाया तो वीवीपैट से निकली हुई पर्ची को गिनती क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि वीवीपैट से निकली हुई पर्ची से हम शासक नहीं बन सकते। तो साथियों इसे रोकने के लिए हमको जो है आंदोलन की जरूरत है। ये जो हमारे लोगों के अंदर इस सामाजिक चेतना निर्माण नहीं हो, इसके लिए उन्होंने सुनियोजित तरीके से 2020 में जब कोरोना का काल था उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया कि अभी वर्तमान पीढ़ी तो कुछ हमारे लिए जो है सामने जो बात रख रही है ये लॉजिक पर हमको तर्क से वो हमें पछाड़ दे रहा है, इसकी आने वाली पीढ़ियां तर्क करने के लायक नहीं हो, इसलिए ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाए कि इनके बच्चे तर्क करने के लायक न रहे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या साथियों उसमें सब्जेक्ट है कि मनुस्मृति लागू किया जाएगा उस बहाने। तो मनुस्मृति क्या है? इसमें शब्द आने का जोड़ने का पीछे राज क्या है? मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है शूद्रो नारी शूद्रो नथियता, नारी और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। केवल शूद्र की महिलाओं को नहीं लिखा, नारी के बारे में सबके ऊपर लागू होती है। लेकिन साथियों उनकी महिलाएं जो है उनकी घर की महिलाओं को उनको शिक्षा मिलाकर आगे बढ़ने का दिया, लेकिन हमारे महिलाओं के दिमाग में ये जो धार्मिक का कचरा डाल करके उन्हें अपने शिक्षा से उसे डाइवर्ट कर दिया। तो वो चीज को समझने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कितना बड़ा हमारे सामने चुनौती आने वाला है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है जो कौशल विकास योजना हम लोगों के सामने आती है। वो कौशल विकास क्या है? उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोड़ा गया है जिसका बेटा घड़ा बनाने का काम करता है उसको मिट्टी वाला घड़ा नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक वाला घड़ा दे करके उसको बार बार घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसमें उसको कुशल पारंगत बनाया जाएगा। यानी साथियों जो बच्चा कलेक्टर IAS
का घड़ा बनाने की दिशा में भेज दिया। यानी जो बच्चा जिस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, इसका माता पिता जिस क्षेत्र में है, स्वाभाविक रूप से उस बच्चे में उसकी तरफ थोड़ी सी झुकाव जरूर होगी। तो कहता है इस बच्चे में घड़ा बनाने की कला है, उसको घड़ा बनाने वाले में लगा दे। तो इस तरह से विभिन्न तरह की जो पेशेवर जो बच्चे हैं, जातिगत पेशे की तरफ हमारे लोगों को मोड़ने का अभियान है, वो पांचवी क्लास से ही मोड़ देगा। तो पांचवी क्लास से ही जब मोड़ देगा तो बच्चा जो जिस दिशा में डाइवर्ट हो जाएगा वो फिर वापस नहीं आएगा। तो साथी सबसे खतरनाक जो है, यानी इनडायरेक्ट रूप में वो कहता है कि इन बच्चों को तर्क करने के लायक पैदा नहीं होने दो, पहले ही इसको जो है टहनी को काट दो। और इसी चीज को बचाने के लिए साथियों, यह जो एक षड्यंत्र जो करता है, ये जानकार बनाने के लिए हमको तीसरा सब्जेक्ट है चलो गांव की ओर। ये जो चलो गांव की ओर क्या है, ये हमारे सत्ता पर बैठे हुए जो लोग, जो हमारे चुन कर जाने वाले लोग हैं समाज के, वहां पर वो उसके सामने में, नगरों के सामने ही सारा अधिकार खत्म हो गया, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोल पाए। तो साथियों, ये जो सत्ता में बैठे हुए जो हमारे ही लोग हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो साथियों, ये चीज को गांव तक ले जाने के लिए हम लोगों को जो है एक चलो गांव की ओर अभियान के तहत ये योजना है। वो क्यों है? तो लोगों को जानकार बनाना, जब जानकार होंगे तभी वो समझदार होंगे। तो साथियों, जब जानकारी लोगों के पास जाएगा तो उस जानकारी का वो उपयोग करेंगे, वो ज्ञान बनेगा। जब ज्ञान का उपयोग करेंगे उससे जीवन में अनुभव आएगा, और जब अनुभव आएगा तो वो अपना पूर्वानुमान कर सकेगा कि आगे क्या हो सकता है। उस पूर्वानुमान की शक्ति डेवलप होगी। जब ये स्टेप से आगे बढ़ेंगे तो उनके अंदर समझदारी निर्माण होगी। तो साथियों, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये निरंतर जब चलेगी तो ये गांव गांव तक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग को लेकर चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको जानना जरूरी है कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। एक साथियों, एक 6 गोल्डन व्हील का रूल एक हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। 6 बातों पर हम लोगों को कंसंट्रेट होकर के काम करने की हमेशा जरूरत पड़े, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। पहला है, हमें क्यों करना चाहिए। अगर हम जब क्यों क्लियर हो जाएगा कि हमको इस संगठन में क्यों करना चाहिए काम, तो हमें पता चलेगा कि हमको जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमको काम करना है, ताकि हमारे लोग शासक बने और समाज में शांति, खुशहाली और समृद्धि स्थापित हो। ये क्लियर कट हमको दिमाग में बैठा के लेना है, हमको क्यों करना है। फिर दूसरा आता है कैसे करना है। तो वह है साथियों, वास्तविक प्रतिनिधिक लोकतंत्र की स्थापना करके हम ये कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिनिधिक लोकतंत्र का मतलब विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, प्रचार माध्यम में, यानी सभी जगहों पर हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो प्रतिनिधित्व यानी इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन की भावना हमारे लोगों के अंदर निर्माण हो, इसलिए काउंटर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बार-बार याद दिलाया जा रहा। ये रजिस्ट्रेशन नहीं साथियों, एक बल्कि हमारे अंदर रिप्रेजेंटेशन की भावना निर्माण हो, उसके लिए। और क्या बाबा साहब का ये जो रिजर्वेशन की बात है, क्या रिप्रेजेंटेशन तक ही सीमित थी? नहीं साथियों, रिजर्वेशन तो एक बहाना था, मकसद शासक बनाना था।
क्योंकि बाबा साहब ने पहले ही कहे हैं कि हमें शासन करके जमात करना है। एक रास्ता दिया रिजर्वेशन का, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन लेने का एक माध्यम बना, तो फिर जो है आगे तब रूलर बनेगा। लेकिन एक इस बात को साथियों दुश्मन बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि दुश्मन इस षड्यंत्र को समझता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें ना मिले, इसलिए वो रिजर्वेशन शब्द को कभी बैसाखी कर करके अपमानित करता है, कभी ये कहता है सरकारी दामाद बन करके आया है। इससे क्या होता है, हमारे लोगों का मनोबल गिराता है। और जो इस बात को नहीं समझते हैं, वैसे ही नालायक लोग, हमारे समाज के लोग कहते हैं रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, संविधान खत्म होना चाहिए। लेकिन जिसको पता है इसी रिजर्वेशन की बदौलत आज हमारे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन पाए हैं, वैसे भी लोग कहते हैं। तो साथियों ऐसे लोगों को पता है कि दुश्मन हमारे ऐसे ही नालायक लोगों की वजह से दुश्मन कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने निजीकरण लागू कर दिया, आरक्षण खत्म हो गया। क्रिमिनल लागू कर दिया, आरक्षण खत्म हो गया। लेटरल नीति लाया, आरक्षण खत्म हो गया। एक अल्पसंख्यक निर्माण किया, आरक्षण खत्म हो गया। आपका अभी जो है ये वर्गीकरण के नाम पर जो लोगों के बीच में लाया, ये खत्म, अधिकार आरक्षण खत्म करने की योजना है। तो साथियों वास्तविकता क्या है, इस वर्गीकरण में एक धड़ा समर्थन में था, एक धड़ा हमारा ही विरोध में था। तो साथियों ये दो हमारे ही लोग धड़े में बांट दिए गए दुश्मनों के द्वारा। तो आप में बांसुर में इस पर जो है एक स्टैंड ली कि हम न समर्थक में जाएंगे न विरोध में जाएंगे। क्यों? कि दुश्मनों के इशारों पर यदि हम नाचने लगेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? और साथियों हुई राइट इस चीज पर अगर यदि हम देखेंगे तो किसी का समर्थन करते हैं तो दूसरा दुश्मन दुखी होगा। फिर ऐसा ना हो। वास्तविकता क्या है, व्हाट इज राइट, सच्चाई क्या है, इसको जानना है। साथियों जो दुश्मन हमारा सदियों से हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए काम कर रहा है, आज वह हितैषी बन करके हमारे देश उभर रहा है, क्या वो हमारा कभी हितैषी हो सकता है? साथियों सबसे बड़ा हमारे साथ क्या खेल खेला गया, जो बांसुर के द्वारा सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा था SC, ST, OBC के बीच, उन लोगों ने इस वर्गीकरण के नाम पर SC, ST और OBC को अलग कर दिया। उसमें मकसद में कामयाब हो गया। फिर हमारे जो SC, ST के बीच जो क्रिमिनल का यानी वर्गीकरण करने का जो उन्होंने सुगोपा छोड़ा, हमारे ही भाइयों को दो हिस्से में बांट दिया। इस प्रकार अब साथियों सोचने वाला विषय है कि इस तरह से हमको दुश्मनों ने बांटकर कमजोर किया या ताकतवर बनाया, सवाल है। तो साथियों इसका सबसे बड़ा तथ्य है कि हमें बांट कर इन लोगों ने कमजोर बनाया। और बाबा साहब का कहना था कि कमजोर लोग कभी न्याय हासिल नहीं कर सकते। अगर कमजोर लोग न्याय हासिल करना चाहते हैं तो शक्ति का निर्माण करना होगा। अगर शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं तो संगठन का निर्माण करना होगा। और संगठन का निर्माण करना चाहते हैं तो अनुशासित कार्यकर्ताओं का निर्माण करना होगा। और आज यह जो कार्यक्रम है ऐसे ही अनुशासित कार्यकर्ताओं की निर्मित के लिए किया जा रहा है। और वो अनुशासित कार्यकर्ता क्या करते हैं, अपने महापुरुषों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठन के नियंत्रण, निर्देशन, मार्गदर्शन और अनुशासन में रहकर
सामाजिक जागृति का काम करने के लिए समाज में जाते हैं, क्योंकि ये सामाजिक जागृति का जो प्रेरणा है बाबा साहब के द्वारा जो मनुस्मृति जलाई जा रही थी, उसी समय हमारे लोगों के दिमाग में एक संदेश दिए थे, जागृति च अग्नि अखंड देव धोमा, मराठी में भाषा में है। इसका मतलब है कि जागृति का दीपक निरंतर जलाए रखना। तो उसी जागृति के दीपक को निरंतर जलाए रखने के लिए जो है बांसेर के लोग अनुशासित कर्मकर्ता निरंतर काम कर रहे हैं और समाज के बीच जाकर सामाजिक संवाद करते हैं और लोगों के अंदर सामाजिक दर्द का एहसास कराते हैं। जैसे अभी बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि आज भी छुआछूत जिंदा है, आदिवासियों के साथ भेदभाव हो रहा है, ओबीसी के साथ भेदभाव हो रहा है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है। कोई भी जो समाज का 3 ML देने वाला है उसके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। कोई पूरे भारत में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। तो साथियों, ये भेदभाव करने वाले लोग कौन है? तो पहले ही हमने बताया कि उनका DNA हम लोगों से मेल नहीं खाता। ऐसे लोग हैं, जब वो कहता है हम भारत के रहने वाले हैं, तो फिर ये F3 देने वाले लोगों के साथ भेदभाव क्यों करता है? इसलिए करता है साथियों, उनका DNA हम लोगों से मैच नहीं खाता। उनका DNA है R1A1 और R1A1 जो DNA है यूरोप के तरफ यूराल पर्वत और एशिया के तरफ काला सागर, इस दोनों के बीच में एक जगह का नाम है एस्किमोजी, जो बर्फ का एक यू आकार का घर बनाया जाता है, उसको कहा जाता है एस्किमो। तो एस्किमो का जो समूह है उसको एस्किमोजी नाम पड़ा। और वहां के जो मोरवा जन समूह है, वहां के मोरवा जन समूह से इन लोगों का DNA 99.99% मैच किया। जिससे साबित हुआ साथियों कि R1A1 देने वाले लोग इस देश के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि वो विदेशी हैं। तो साथियों, ये हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि जब मुगल आए और इस देश पर राज किए तो हम लोग गुलाम हो गए। क्यों? क्योंकि मुगल विदेशी थे। उसी तरह से अंग्रेज आए, अंग्रेजों का हम लोग गुलाम हो गए। क्यों? अंग्रेज विदेशी थे। तो ये सिद्धांत निकल करके आता है कि अगर कोई विदेशी किसी देश के लोगों पर राज करता है, वह उस देश के लोग गुलाम हो जाते हैं। तो आज साथियों, ये DNA रिपोर्ट से साबित हो गया है कि एक ऐसी कौम यहां पर रहती है जिसका R1A1 DNA है, खासकर ब्राह्मणों का। वह विदेशी होकर इस देश के लोगों पर राज कर रहा है, वह राज कर रहा है विचारों से, षड्यंत्र से, साजिश से। तो ऐसी साजिश करता हमें अगर कहीं किसी भी कार्यक्रम में बुलाता है तो वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। साथियों, आने के क्रम में एक ट्रक पर लिखा हुआ था, किसी बस पर लिखा हुआ था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कोटेशन था उस पर, बस पर लिखा हुआ पीछे में, बुलाती है मगर जाने का नहीं। उसका संदेश साथियों हमने पढ़ा कि अगर दुश्मन हमें किसी भी रूप में बुलाता है, हमें जाना नहीं है। और दूसरा एक ट्रक में और कहीं लिखा हुआ देख रहे थे, उसमें लिखा था भोजपुरी लैंग्वेज में, लटकला का गहला बेटा। अगर आप उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लटकेंगे तो आप चले जाएंगे, यानी बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि दुश्मन पहले बर्बादी का बीज यहां बोता है, उसके बाद वह हमारे अधिकारों का कत्ल करता है।
तो इसी कड़ी में साथियों दुश्मनों ने आदिवासियों के दिलो दिमाग में भी ये बर्बादी का बीज बोया और उस बर्बादी के बीज को बोने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया जिसका उन्होंने पॉलिसी बनाया। उस फॉर्मूला का नाम है फ्रॉड पॉलिसी, FRAUD। ये फ्रॉड पॉलिसी उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ बनाया। ये फ्रॉड पॉलिसी क्या है? यह से है फॉरेस्ट कानून। ये जो वन संशोधन अधिनियम ये 2023 जो आया है ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है साथियों। इसमें विस्थापन का पूरी योजना है वो नेशनल कॉरिडोर पूरब से पश्चिम की तरफ और उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला नेशनल कॉरिडोर बनाया। और दूसरा क्या है? भारत माला के नाम पर हमको जंगलों से गुजरने का रास्ता उन्होंने निकाला। ये भारत माला नहीं है, ये हम मूलवासियों के लिए फांसी का फंदा है, खास करके आदिवासी समुदाय के लिए, क्योंकि इसका इस बहाने जो है हमारे लोगों का विस्थापन होगा। इससे हमारी जनसंख्या में कमी होगी। जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है उस जनसंख्या के आधार पर वो 5वीं और 6वीं अनुसूची खत्म कर दी जाएगी और जो 5वीं और 6वीं अनुसूची हमें स्वायत्त शासन का जो अधिकार देते हैं और मालिकाना हक का अधिकार देती है वो सब समाप्त हो सकते हैं। दूसरा साथियों आज से रेवेन्यू विलेज, आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में बहुत सारे गांव हैं जिसे रेवेन्यू विलेज के रूप में मान्यता नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? ताकि इस रेवेन्यू विलेज से वंचित गांव के लोग रूरल बनने का सपना नहीं देख सकते। तो साथियों जिस गांव का कोई लेखा जोखा ही नहीं है, वहां से उसका कोई रेवेन्यू नहीं आता है, तो शासक जाति के लोग कहते हैं कि आपके गांव से तो कोई रेवेन्यू ही नहीं आता है, तो आपके डेवलपमेंट के लिए हम क्यों काम करें? फिर उसके बाद साथियों आता है एक होता है एंटी डेवलपमेंट जो है आदिवासियों के बीच में काम करता है। वो एंटी डेवलपमेंट क्या होता है कि उसके अंदर में आजकल एक नया परिचलन पड़ा चलाया है उन्होंने कि हमारे बच्चों को इस धार्मिक व्यवस्था को ढोने वाला बटुक बनाया। बटुक जो ब्राह्मणी व्यवस्था को ढोता है वो क्या करता है? राम कथा हनुमान कथा जाकर के लोगों के बीच अपने ही लोगों को बच्चों को तैयार करके भेजना। ये क्या है? वो हमारे डेवलपमेंट नहीं हो, बच्चों का स्कूल में पढ़ाई नहीं हो,